ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। भाजपा से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने आखिरकार कांग्रेस का पंजा थाम लिया और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से एक बार पुनः चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया। देखिए रिपोर्ट में। कई सालों से भाजपा से निलंबित चल रहे दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद ने आखिरकार भाजपा को टाटा बाय बाय कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आजाद का दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी में भव्य स्वागत हुआ। मंगलवार को दरभंगा आगमन करते ही आजाद ने एकमी रोड से जिला कांग्रेस कार्यालय तक रोड शो किया, जिसमें लगभग 2000 दो पहिया और लगभग 500 4 पहिया वाहन शामिल थे। आजाद के स्वागत समारोह में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा, ऋषि मिश्र तथा कांग्रेस नेत्री पूनम आजाद भी शामिल हुई। स्वागत कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मंच पर चढ़ गई, जिससे मंच भी टूट गया। अच्छी बात यह रही कि किसी कार्यकर्ता को चोट नहीं लगी। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस से बातचीत में कीर्ति आजाद ने दरभंगा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से एक बार पुनः मैदान में उतरने की बात कही। कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? घर में कुछ झंझट हो गया क्या? नहीं, वाइफ इनसे सीनियर हो गई कांग्रेस, तो बड़ी कष्ट का हंस तो इसीलिए। और यहाँ उपस्थित हमारे सारे मित्रों, कांग्रेसियों और इनको चाहने वाले हमारे साथियों जो अभी तक कांग्रेसी नहीं बने हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज ही 7-8 किलोमीटर के रैली में आप लोगों ने जिस जोश और खरोश के साथ हमारे सांसद का स्वागत किया है, यह काबिल तारीफ है। मैंने अनेकों
समय में आप लोग को जोश देखा है, लेकिन आज का जोश बहुत ही अनोखा था। तृतीय आज़ादी का जहाँ तक सवाल है, तो कोई भी लोकतंत्र में क्या होता है पैमाना, उसके पॉपुलरिटी का चुनाव होता है, और आपने इन्हें 3 बार सांसद बनाया है। तो ये अपने आप में एक बार तो कोई फिर कहीं से जीत सकता है, लेकिन 3 बार जीतने का यही होता है कि उस आदमी ने यहाँ की जनता को समझा है, उसके दर्द को समझा है, उससे इंटरेक्शन रखा है। तो यहाँ का जहाँ तक सवाल है, और कांग्रेस के यहाँ जो लोग हैं, रैली का भी सवाल हुआ है, यहाँ से मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो 3 फरवरी के रैली में अपना तन मन धन तीनों लगा कर, हम अपने सांसद जी से बोल रहे थे, दिल्ली में भी बोले और आज भी बोल रहे थे, यहाँ के भी कम से कम 7-8 हज़ार आदमी अपना खर्चा, अपनी परेशानी सब झेल के और रात भर वहाँ रहा और रैली अटेंड करके आया। और हमारे सांसद जी हैं, ऋषि जी हैं, दोनों के परिवार का क्या योगदान है कांग्रेस पार्टी में, और इनका क्या योगदान है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। और हम समझते हैं कि इनके आने से दरभंगा का ही नहीं, इन्होंने साफ शब्दों में, आप लोग टीवी में देखे होइएगा, जो इन्होंने कहा कि मेरा कोई शर्त नहीं है, हम पार्टी में आए हैं और पार्टी जो हमें काम देगी तो काम हम करेंगे। राहुल गांधी जी के सामने बोले, लेकिन अध्यक्ष के हैसियत से तो अभी हम यही बोलेंगे, लेकिन हम यहाँ के मतदाता भी हैं, और मतदाताओं का जो रुझान है और जो लोगों का इनके प्रति समर्पण है या इच्छा है, इसको अगर हम अध्यक्ष होने के नाते अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं पहुंचा देते हैं तो समझिए बेईमानी होगी। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग की जो भावना है वो हम निश्चित रूप से जहां हमको पहुंचाना चाहिए निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। और पार्टी दोनों आदमी बैठे हुए हैं, इनकी भी सेवा लेगी, इनका तो बहुत दिन से ले हो रही है। मैं समझता हूँ दोनों आदमी बहुत ही कर्मठ हैं। पूनम जी हुई हैं हमारे, बैठी हुई हैं, हमको खूब बहुत गाइड करती थी पहले भी। तो हम समझते हैं कि आप लोग को एक साथ 3 आदमी मिले हैं, हम भी मिले हैं, 2 आदमी और ऐसा मिले हैं जो किसी मामले में हमसे कम नहीं है, ज़्यादा ही है किसी नहीं, ज़्यादा ना। तो हम समझते हैं आप लोग का सेवा करने के लिए हम सब लोग आप तत्पर रहेंगे, ज़्यादा नहीं हम कहेंगे, आप लोग कुछ धन्यवाद देंगे कि आप, वैसे तो इनको पहले से अधिकार है सम्मान लेने का। माँ सीता, माँ वैदेही के स्मरण करें, बजा देते हैं बीच में हम लोग का सभा में आए, गार्जियन सबको प्रणाम करें, नौजवान साथी सबका नमस्कार करें। इससे पहले कि हम कोई बात शुरू करें, आदरणीय की मारे गए लेकिन 4 लोग उसमें भी शहीद हुए थे, उनकी याद में यदि 1 मिनट का हम मौन रख सकें तो हमारी बड़ी कृपा होगी। सभी कि सुबह का भूला शाम को घर पहुंचा है, घर वापसी हुई। पिताजी ने सही बोला कि मैं आज से 26 साल पहले गुमराह हो गया था। आज 26 साल बाद कांग्रेस में आ रहे हैं, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि पिछले 5 साल से हमने भारतीय जनता पार्टी के मुखौटे के पीछे असली खतरनाक सांप्रदायिक चेहरा देखा है। हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अटल अडवाणी के समय में थी वो नहीं है। पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से जुमलों की बौछार हुई है, उसे आप अपने आप समझ सकते हैं कि कैसे देश को चुनाव से पहले बेवकूफ बनाकर
इस भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत साबित की। उस समय वो उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री के, और 2014 के चुनाव के पहले यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और यह काफी शर्म आती है कि हम भी कहा करते थे कि हमारे देश में जवान शहीद हो रहे हैं, मासूम लोगों की जिंदगी जा रही है, लेकिन यह मनमोहन सिंह की सरकार कुछ नहीं करती। उस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाज नंबर 1 ने कहा था कि जिस दिन हम सरकार में आएंगे हम एक के बदले पाकिस्तान के 10 सर लेकर आएंगे। आज मैं उसी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, 5 साल पूरे हुए, पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, मुझे बता दीजिए कि आप एक भी सर पाकिस्तान को वापस लेकर आए? सैकड़ों जवान शहीद हुए, कश्मीर में मासूम बच्चों की, महिलाओं की, आदमियों का आतंकियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, सैनिकों की शहादत हुई, और यह प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। आज उस पर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। जिन सैनिकों ने शहादत दी उनके ऊपर राजनीति, यह खेल नहीं समझ में आया। यह किस प्रकार का खेल है? एक के बदले 10 पाकिस्तानी सर लाऊंगा। आज भी नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है, यहां तक कि राहुल गांधी जी ने भी, जब विपक्ष की मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री के साथ, तो पूरे विपक्ष ने, उसमें राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि आतंकवादियों के विरुद्ध और आतंकी घटनाओं के विरुद्ध सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ हैं। लेकिन इस सरकार ने इस घटना को 4 दिन हो चुके हैं, आज तक जुमलों के अलावा अंजाम क्या दिया, मैं यह जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री से। उन्होंने जुमला दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं जिस दिन सरकार में आऊंगा मैं भ्रष्टाचारियों को पकड़ूंगा। और आप लोग सब जानते हैं कि राजनीति में 26 साल आने से पहले 20 साल हम अपने देश की शान मान मर्यादा के लिए क्रिकेट खेले थे। 1983 में जब विश्व कप भारत की टीम जीती थी तो एकमात्र अगर मिथिला का कोई पुत्र था तो वो कीर्ति आजाद उस टीम में था। उस क्रिकेट संघ में अरुण जेटली जो आज का वित्त मंत्री है, वह एक निजी संस्था दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष था। और यह आरोप हम किसी के ऊपर नहीं लगा रहे थे कि आपके ऊपर लगा दिया या किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर, केवल आरोप लगा दिया। तो आरोप नहीं थे, मेरे पास 400 पन्ने का दस्तावेज था, वो भी सरकारी, जो जांच हुई थी। और उस जांच में से निकल करके आया था कि 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो मेरे जब इस जुमलेबाज प्रधानमंत्री ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो हम बहुत प्रसन्न हुए और हमने जांच के कागज जाकर दिखाए और कहा ये जांच के कागज हैं, ये 400 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये आपके वित्त मंत्री हैं, ये एक निजी संस्था है, इसका भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, इसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं, यह एक भ्रष्टाचार का मामला है। मेरे पिताजी ने सदैव सिखाया कि भ्रष्टाचार नहीं करना, कमीशन नहीं खाना, चोरी नहीं करना। आज उसी ईमानदारी से क्षेत्र में काम करता रहा हूं और उसी ईमानदारी से मैंने क्रिकेट भी देश के लिए खेली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर जांच हो। क्या मिला मुझे, सब जानते हैं ना आप लोग, क्या मिला हमको आज से 4 साल पहले 23 दिसंबर 2015 को। भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए हमको पार्टी से निकाल दिया गया। यह था वो असली घिनौना भ्रष्ट चेहरा उस मुखौटे के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का था। और फिर जुमले शुरू हुए। आज भी गांव देहात जाते हैं तो गरीब आदमी पूछता है 15-15 लाख रुपया कब गेल हम सबके अकाउंट में कैया है? 15 लाख रुपया हमारे अकाउंट में अब कब आएगा?
की भेल नरेंद्र मोदी के कतऽ गेल? काला धन के की भेल? काला धन नहीं भेटा तो हम सबके पाई बना भेटा, वो काला धन भी नहीं आया। कहा था बहुत भी पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बोले थे ना, नारा दिया था ना। जिस समय मनमोहन सिंह जी की 10 साल तक सरकार थी, उस समय कच्चे तेल की कीमत $150 बैरल थी। उसके बावजूद मनमोहन सिंह जी ने पेट्रोल डीजल की कीमत को बराबर रखा था। नरेंद्र मोदी के इस 5 साल की सरकार में कच्चे तेल की कीमत $30 प्रति बैरल हो गई, 140 से $30 प्रति बैरल। लेकिन वो बहुत हुए पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार नहीं चाहिए हमें मोदी सरकार। दरभंगा जंक्शन स्थित पार्सल घर आरएमएस तथा विद्युत आपूर्ति विभाग हेतु नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर हैरतअंगेज तथ्य सामने आ रहे हैं। समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत A1 श्रेणी के दर्जे में शुमार दरभंगा रेलवे जंक्शन के उन्नयन हेतु कई निर्माण कार्य पूरा हो गया तथा कई निर्माण कार्य प्रगति पर है। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से आरएमएस पार्सल घर तथा विद्युत आपूर्ति विभाग के लिए नए भवन का निर्माण शुरू हो चुका है। लेकिन हैरत की बात है कि नए भवन हेतु पुराने ईंट का उपयोग किया जा रहा है। मजे की बात यह है कि ईंट जोड़ाई कार्य में बालू एवं सीमेंट के मानक अनुपात की अनदेखी कर कमजोर निर्माण कार्य प्रगति पर है। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए रेलवे विभाग की उदासीनता ने मुजफ्फरपुर के संवेदक विजय कुमार को चांदी काटने की खुली छूट दे दी है। निर्माण कार्य में शामिल राज मिस्त्री का साफ कहना है कि उन्हें जो आदेश दिया गया है उसी अनुपात में बालू एवं सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण पर जब संवाददाता राजू सिंह ने रेलवे इंजीनियर दिलीप कुमार से प्रश्न किया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से स्पष्ट इनकार कर दिया। तो कितना सीमेंट पड़ता है? जी सर 20 में एक 20 में 20 में एक बोरा क्या 20? तसला में 20 तसला में एक बोरा। एक बोरा एक बोरा में क्या तसला रहता है? एक बोरा में आपका पड़ जाता है, यानी एक बोरा में 2.5 तसला रहता है। क्या इंची का दबाव बनाया जा रहा है? जी 13.5 इंच का। 13.5 इंची का। जी इसमें देखा जा रहा है केवल बालू बालू नज़र आ रहा है इसमें। सर हमें क्या बता सकते, बनवा रहा है वही ना बताएगा सर। क्या इसमें कमी सामान मटेरियल कमी दिया जा रहा है आपके अनुसार? हम हमारे अनुसार नहीं ना सर, वो काम करा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हम तो मजदूर हैं, मजदूरी देता है, हम काम करते हैं। क्या आप मिस्त्री है तो आपके अनुसार क्या बुझा रहा है? कमी मटेरियल बुझा रहा है कि नहीं? हम इस चीज़ को नहीं ना कर सकते सर। क्या नाम है आपका? नाम सुचित। क्या आप इसमें? मिस्त्री, राज मिस्त्री। कहाँ घर है? घर कटिहार। सर्वप्रथम तो ये हम बोलना चाहते हैं कि हम लोग प्रेस से बात करने के लिए ऑथराइज नहीं है। इसके लिए डिवीज़न में एक अधिकारी नॉमिनेटेड हैं, वही सब बताएंगे। और वैसे मैं शॉर्ट में ये बता दूं कि पुराने जितने बिल्डिंग है स्टेशन पे आरएमएस शिफ्ट होगा और पार्सल ऑफिस, बेडरोल, ये सभी उसमें शिफ्ट होकर के प्लेटफॉर्म की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। सर मेन काम है। सर बिल्डिंग जो बन रही है उसमें अनियमितता बहुत देखी गई है। और वो सब आपको बाद में हम बता दिया कि प्रेस से हम ये सब पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, ऐसे ही आप बात कर लीजिएगा, मैं बता दूँगा। क्या नाम है सर अपना? दिलीप कुमार। क्या है आप? असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैदराबाद के स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च में शामिल लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए।
क्या कहेंगे, बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और बहुत ही अप्रिय घटना हुई है। और इसमें अब तो हम लोग यही देख रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है अभी, वो क्या कर रही है, वो हम लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं, इलेक्शन आने वाली है, इस पर क्या करेंगे मोदी सरकार? नहीं, सरकार से कुछ ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते। अभी हॉट न्यूज है, इसी के लिए इतना कुछ उबाल है पूरे देश में, जगह जगह रैली, मोमबत्ती, जुलूस आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट कुछ, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा करेगी। कुछ जब बात ठंडा हो जाएगी तो गवर्नमेंट भी शांत हो जाएगी। क्या नाम है आपका? राजीव। भारतीय सेना के साथ बराबर कायरतापूर्ण हरकत पाकिस्तान करते आया है। इस बार 45 की शहादत हुई है। देश उबल रहा है, प्रधानमंत्री से मांग कर रहा है, इसका बदला लेना चाहिए और उनसे उम्मीद भी जायज़ है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेकर अगर पाकिस्तान पर हमला नहीं करते हैं तो जनता अगले लोकसभा चुनाव में उनको साथ देने वाली नहीं है। जनता आग बबूल है। किसी का बेटा मारा जाता है, किसी का पति मारा जाता है, किसी का भाई मारा जाता है, सब त्रस्त है। इस बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए ताकि पड़ोसी देश को, मुल्क को ये समझ में आए कि हम जिससे पंगा ले रहे हैं वो चूड़ी नहीं पहने हुए है, वो हमसे 20 है। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार झा। देखिए, ये आतंकी हमला नहीं है, ये देश की आत्मा पर आक्रमण है। पड़ोसी देश पाकिस्तान हमेशा से ये समझ रहा है कि हम जो है विश्व गुरु बन जाए। जैसे चाइना का सपोर्ट होने के कारण वो इतना उछल रहा है। जैसे एक होता है ना कि हाल फिलहाल में अगर कुछ आदमी, आपको इंसान को पैसा आ जाता है तो ज़्यादा कूदना शुरू हो जाता है। इसी तौर पर कि इंडिया को उन्होंने गंभीर रूप से नहीं लिया पाकिस्तान ने। चाइना का सपोर्ट होने के कारण इस तरह का जो घटना का अंजाम दिया, ये एक तरह से वीर पुत्रों का क्षति है। हमारे देश की आत्मा पर उन्होंने वार किया है, इसका जवाब हमको देना पड़ेगा। यहाँ की गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमको ये चीज़ बताना पड़ेगा। बताने की जरूरत नहीं है, मोदी सरकार हर चीज़ जान रही है, लेकिन चुप्पी साधे हुए। इसके पीछे कारण क्या है, इसको गंभीर रूप से हम सारे जनता को, सारे हिंदुस्तान के जनप्रतिनिधि को, सारे हिंदुस्तान के कैबिनेट को, यहाँ तक कि सारे जितने भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हर एक स्टेट के, उनको ये चीज़ सोचना होगा। इसलिए निकाले, नाका 2 से निकाले, पूरा बालू पूरा भर लेते हुए टावर हसन से होते हुए वापस आए हैं। हम ये चाहते हैं, जो हमारे इंडियन आर्मी के साथ बहुत ही गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, इसका मुझे इंसाफ चाहिए और पाकिस्तान को पूरा साफ चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चांद मलिक, वार्ड नंबर 7, इलाका नंबर 2। मंगलवार को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बैंक के 77वें वर्षगांठ के मौके पर केक काटकर जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। बैंक का 77वां फाउंडेशन डे है और मैं इस अवसर पे सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगी जो ओरिएंटल बैंक से जुड़े हुए हैं। उन सभी को बहुत बहुत बधाई कि आज आपके जो है बैंक ने 77वां फाउंडेशन डे मनाया है। उसकी इतने साल बीत गए आपको सर्विस देते देते। इसके अतिरिक्त मैं बाकी वो सारे जो है ग्राहक जो हमसे नहीं जुड़े हैं उनसे अनुरोध करूँगी कि वो आए और अपने बैंक से जुड़े और यहाँ के जो है सर्विस का आनंद लें। ये वो बैंक है जहाँ प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबद्ध है और ये प्रतिबद्धता सिर्फ जो है कहने को नहीं, उनके काम में भी दिखती है। सो काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ कम एंड अपनी सर्विस जो है। किनके द्वारा इनॉग्रेशन ये करवाया गया था? ये अपने इसके लिए हम लोगों ने अपने चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर SP सिंह सर को जो है आमंत्रित किया था। इसके साथ साथ अपने जो कस्टमर्स हैं जो उनको भी इनवाइट किया था। काफ़ी लोग जो है आए और उन्होंने अपना पूरा सहयोग हम लोगों को दिया। SP सर का भी काफ़ी सहयोग रहा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिलाषा सिंह हुआ। जी, मैं यहाँ वरिष्ठ शाखा प्रबंधक। आज OBC बैंक का 77 एस्टेब्लिशमेंट डे है। उस दिन
दरभंगा के ओबीसी लहरियासराय के ब्रांच में एस्टेब्लिशमेंट डे मनाया गया और इसके लिए इस ब्रांच के मैनेजर और यहाँ के स्टाफ का सभी लोगों का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर और एस्टेब्लिशमेंट डे के दिन एज ए चीफ गेस्ट बुलाकर हमसे केक कटवाया। मैं इन लोगों की इस भावना के लिए और हमें बुलाने के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हम सभी मिलकर इस बैंक को काफ़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मांग को लेकर बीएसएनएल कर्मियों ने मंगलवार को अलनपट्टी स्थित बीएसएनएल कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया और केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। हम लोगों का 8 सूत्री मांग है, जिसमें मुख्य मांगे हैं बीएसएनएल में ग्राहकों की सुविधा के लिए, हमारी आर्थिक मजबूती के लिए 4G स्पेक्ट्रम को लागू करने के लिए हम बीएसएनएल कर्मियों का 1/1/17 से पे रिवीजन बाकी है और हमारा यह भी मांग है कि हमारे कर्मियों को, पदाधिकारियों का पे रिवीजन 1/1/17 से शीघ्र किया जाए। हमारे रिटायरी जो हैं उनका पेंशन रिवीजन अभी तक नहीं हो सका है, उनका पेंशन रिवीजन आश्वासन के मुताबिक शीघ्र किया जाए। कर्मचारियों के कुछ और मुद्दे हैं, पेंशन कंट्रीब्यूशन जो एक्चुअल बेसिक पर नहीं कट रहा है वो उसको किया जाए। यही हमारी मुख्य मांगे हैं। क्या नाम हो? मेरा नाम गौरीनाथ ठाकुर। देखिए, आज हमारा आपका ये 3 दिवसीय कार्यक्रम ऑल इंडिया यूनाइटेड फोरम के अनुसार आपका उनके आह्वान पर हो रहा है, जिसमें हमारा आपका मुख्य मांग है 3rd PRC, जो वेतन संशोधन का 10 महीना से आपका सरकार और फोरम के बीच में हुई परंतु असफल हो गया। 3 दिसंबर 2018 को इंडेफिनिट स्ट्राइक हमारा था, जिसमें सरकार के तरफ से बातचीत हुई लेकिन विफल रह गया। फिर उसी आलोक में जब कोई बातचीत फाइनल नहीं हुआ तब फिर 3rd PRC के लिए हम लोग ऑल ओवर इंडिया में पूरे आपको हमारी जो मुख्य मांग है पे रिवीजन, चाहे आपका बीएसएनएल का जो परिस्थिति अभी है उसके उत्थान के लिए 4G स्पेक्ट्रम, पेंशन आपका जो हमारा जो रिटायरी है उनका रिवीजन है, पेंशन कंट्रीब्यूशन है, यही लेके 8 सूत्री मांगों के लिए हमारा ऑल इंडिया में आपका प्रदर्शन 3 दिवसीय हड़ताल चल रहा है। और जब तक इस पर कोई सरकार नहीं करेंगे तो कल हमारा जो फोरम है वो पूरा करेगा, कल 3 दिवसीय। और आने वाले समय में हमारे फोरम के जो ऑल इंडिया लीडर्स हैं उनका जैसे दिशा निर्देशन होगा उस अनुकूल आगे की रणनीति तैयारी होगा। अब हम फिलहाल अभी हम सरकार के विरोधाभास में, और हम चाहते हैं कि सरकार दोरंगी नीति छोड़े और अविलंब हमारा बीएसएनएल का जो अधिकारी और कर्मचारी का है उनका आपका वेतन संशोधन अविलंब करें। जो आपका हमारा बर्निंग इशू जो है सो हमारा पे रिवीजन है। हम आपको राम विनोद चौधरी मेरा नाम हुआ। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।